इन लोग हैं, लेकिन प्रवर्तक में जब आएंगे तो थोड़ा सा मामला निराला और पंत में फंस जाएगा। क्योंकि पंत की रचना भले युगवाणी प्रगति मतलब उस तरह से हो, लेकिन निराला के अंदर वैचारिक प्रगतिवाद था, वो विचारों से ही थे। इसीलिए आप आगे देखेंगे कि जितने प्रगतिवादी कवि हैं, प्रयोगवादी कवि हैं, वो सबसे ज़्यादा अपने आप को निराला से जोड़ते हैं और किसी से नहीं जोड़ते। क्योंकि जो आग उनके अंदर है, जो आंदोलन, हमने कहा था ना कि छायावादी कविता शिखर पे पहुंच के धाराओं में बिखर जाती है। हम लोगों के जीवन में, या चाहे जो कहिए कि एक समय ऐसा आता है कि हम लोग चरम पे होते हैं, उसके बाद फिर अवसान की तरफ, नीचे की तरफ हम लोग मुड़ जाते हैं। हिंदी कविता भी देखिए, उसे आप निबंध में देख सकते हो, नाटक में देख सकते हो, उपन्यास में देख सकते हो कि प्रेमचंद के बाद फिर उपन्यास धाराओं में बंटता है। मनोविश्लेषणवादी उपन्यास, आंचलिक उपन्यास, ठीक, यथार्थवादी उपन्यास, अस्तित्ववादी उपन्यास। इसके पहले ये चीज़ें नहीं थी। आप देख रहे हैं ना, आप वही चीज़ निबंध में ले लीजिए। शुक्ल जी के, जब शुक्ल जी उसे चरम पे पहुंचाते हैं तो निबंध भी शाखाओं में बंट जाता है। मनोविश्लेषणवादी निबंधकार, ये निबंधकार, वो निबंधकार। नाटक में यही चीज़ ले लीजिए। तो एक तरह से हिंदी कविता का आधुनिक काल में चरम जो है वो छायावाद है। विधाओं का चरम भी छायावाद है। जो मर्यादाएं, जो प्रतिमान, जो सीमाएं छायावाद में खींच दी गई, उसको लांघना इतना आसान काम नहीं था। चाहे वो कविता में हो जयशंकर प्रसाद को, चाहे कहानी उपन्यास में लेके प्रेमचंद को हो, चाहे नाटकों के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद का हो, हिंदी साहित्य के इतिहास के क्षेत्र में शुक्ल जी का हो। आप देख रहे हैं ना कि उसके बाद आपका हिंदी साहित्य जो है वो अलग अलग शाखाओं में बंट जाता है। और इसीलिए हमने पहले भी कहा कि छायावाद का ही एक अलग रूप है प्रगतिवाद, और उसी में जो कुछ असंतुष्ट थे वैयक्तिकता और सामाजिकता को लेके, जो वैयक्तिकता को महत्व देने वाले निकले वो प्रयोगवादी हो गए। आप देखिए, नागार्जुन का जन्म 1911, केदारनाथ शेख अग्रवाल का जन्म 1911, अज्ञे का जन्म 1911, और दो चरम प्रगतिवादी हैं और एक चरम प्रयोगवादी है। आप देखिए, 1917 में त्रिलोचन है, 1917 में मुक्तिबोध है। तो ये कविता वैचारिक आंदोलन, जैसे हमने उस दिन भी कहा ना था कि हम वैचारिक रूप से समाजवादी, वैचारिक रूप से बहुजन समाजवादी, भाजपा, कांग्रेस, ये तो विचार की बात है ना कि छायावाद से ही जिसने वैयक्तिकता को महत्व दिया कि नहीं मेरा स्वानुभूत। आप अज्ञे को पढ़ेंगे तो अज्ञे हर बार कहते हैं कि जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो, और मौन भी अभिव्यंजना है। तुम नहीं कुछ कहोगे तब भी बहुत कुछ कह दोगे। लेकिन प्रगतिवादी क्या है, वो वैयक्तिकता के बजाय सामाजिकता को महत्व देते हैं कि नहीं, वैयक्तिकता अपनी कुछ नहीं है, पहले हमको समाज हित होना चाहिए। और दोनों के दरअसल समस्या ये थी कि उन्होंने मनोविश्लेषणवाद को अपने वैचारिक केंद्र का जो है ऊर्जा वहाँ से ली, और इन्होंने मार्क्सवाद से अपने को जोड़ लिया। जैसे होता नहीं, जिसकी जो विचारधारा है वो उस दर्शन से जुड़ जाता है। दरअसल बिना दर्शन के, एक सवाल ये उठ सकता है, क्या बिना दर्शन के कविता नहीं चल सकती? एक सवाल बनता है ना। तो दर्शन हमको, जैसे व्यक्ति को मजबूत व्यक्ति वो होता है जो वैचारिक रूप से मजबूत होता है, और अस्थिर व्यक्ति वो होता है जो व्यक्तिगत रूप से, वैचारिक रूप से अस्थिर हो। तो कविता भी मजबूत तभी होगी जब उसके पीछे दर्शन का आधार होगा। वो दर्शन आधार नींव है, नींव। मार्क्सवाद जो है वो प्रगतिवाद की नींव है, जिस पे पूरा मार्क्सवादी दर्शन खड़ा है। तो आपको इस चीज़ को समझना होगा। अच्छा, जितना मैंने पढ़ा लिखा है उसमें कहीं मुझे प्रगतिवाद का प्रवर्तक शब्द नहीं मिला है कि किसी एक व्यक्ति को प्रगतिवाद का प्रवर्तक कहा जाए। पहली प्रगतिवादी रचना युगवाणी मानी जा सकती है, लेकिन उस अर्थ में पहले प्रगतिवादी कवि निराला माने जा जाए।
पहली बार प्रगतिवाद शब्द का प्रयोग नहीं, वो तो फिर नंद दुलारे वाजपेयी आ जाते हैं कि उन्होंने, अच्छा नहीं, वो प्रयोगवाद में है, सॉरी, प्रयोगवाद शब्द का जो है, प्रगतिवाद शब्द का प्रयोग पहली बार 42 में होता है, जबकि प्रगतिवाद दरअसल देखिए उसमें 36 से शुरू हो जाता है। अनिल, उसमें सवाल क्या है, प्रगतिवाद और प्रगतिशील दो शब्द आते हैं। वाद का मतलब होता है कि जो सिद्धांत से बंधा हुआ हो, और प्रगतिशील का मतलब होता है कि जो अपने हर समय में वैचारिक रूप से जागृत हो, चैतन्य हो। तो प्रगतिशील तो अपने समय का हर साहित्यकार होता है। ये नहीं कह रहे थे। हमारा एक कहने का तात्पर्य है प्रगतिवाद शब्द का प्रयोग 42 में शुरू होता है, सबसे पहले 42 में होता है, और प्रगतिवाद जो है 36 से शुरू हो जाता है। आप बैठिए, देखिए, जब कोई भी धारा चलती है तो धारा चलने पर ही उसका विश्लेषण नहीं हो जाता। धारा जब कुछ दूर तक चलती है तब उस पर किंतु परंतु लगता है। आप समझने की कोशिश करिए, साहित्य में कोई नया आंदोलन खड़ा होगा तो वो तुरंत आलोचकों की नज़र में नहीं आ जाएगा। पहले तो उस पर कुछ बात हो, कुछ उस टाइप की रचना हो। जैसे आप कह रहे हैं 36 से, उसकी उम्र ही कितनी थी, 36 से 42 43, आप जो भी मान लीजिए, तो 7 साल में तो बच्चा लड़खड़ा ही रहा था ना। नामकरण तो उसका बाद में होगा। छायावाद पे, जो छायावाद आधुनिक काल का स्वर्ण काल कहा गया, वो आप जानते हैं जब छायावाद चल रहा था तब नहीं कहा गया। जब छायावाद बीत गया, आपको याद होगा कि 1948 में छायावाद का पतन पुस्तक डॉक्टर देवराज लिखते हैं। 1955 में छायावाद पुस्तक नामवर सिंह लिखते हैं। कहने का मतलब छायावाद बीतने के 10 साल 20 साल बाद जो पंत प्रसाद निराला था, वो निराला या प्रसाद निराला पंत हुआ। तो किसी का मूल्यांकन करने में समय लगता है, उसके बाद निर्धारित किया जाता है ना कि ये आंदोलन कितना महत्वपूर्ण था और कितना गैर जरूरी था। आप उसे ऐसा समझिए कि कोई नदी जब पर्वत से निकलती है तो उसमें ओज होता है, बेग, लेकिन गहराई नहीं होती। गहराई उसे मैदान में आके मिलती है। तो कोई भी आंदोलन जब शुरू में चलता है तो जोश होता है। छायावाद में भी शुरुआती दौर में क्या था, जोश था, लेकिन गहराई उसमें 30 से 35 से 36 के बीच में आई। उस दौर में जो रचनाएं लिखी गई, चाहे चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी हो, चाहे गोदान हो, चाहे शुक्ल का इतिहास हो, चाहे कामायनी हो, चाहे राम की शक्ति पूजा हो, ये सब किस दौर में आ रही हैं, 29-30 से लेके 35-36 तक। तो आंदोलन में जो गहराई आती है वो तत्काल नहीं आ जाती। आप इसे कहिए मैच्योरिटी। हम लोग भी शुरुआत में, आप हिंदी पढ़ रहे थे, इतने मैच्योर नहीं रहे होंगे, या जितना आज मैं हूँ उतना पहले नहीं था। तो उस काम के लिए जो है एक बड़ा अच्छा मुहावरा हम बहुत प्रयोग करते हैं, हथेली पर सरसों नहीं उगती। आपको काम करने के लिए, मेहनत करने के लिए, सफलता के लिए कुछ ना कुछ समय देना पड़ेगा। चलिए, हम लोग अन्य तथ्य पे शायद लिखना था, नेवला और भूमिजा हम लोग लिख लिए थे। हमने बताया भी था कि ये दोनों लंबी कविताएं हैं, दोनों पूछी जा चुकी हैं। इनकी और सारी कविताएं पूछी जाती हैं, लेकिन इन दोनों को सबसे महत्वपूर्ण कविताओं में रखिए। भूमिजा जैसा नाम से ही पता चल रहा है, भूमि से उत्पन्न होने वाली, अर्थात सीता जी के उस पे, और नेवला जैसे साधारण जीव को इन्होंने जिजीविषा का प्रतीक मानकर उसका बड़ा लंबी कविता के रूप में चित्रण किया है। ठीक, तो अन्य तथ्य ही तो लिखना था। चलिए आगे लिखते हैं। नागार्जुन का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र। वैद्यनाथ मिश्र था। वह अपनी मातृभाषा, यहाँ मातृभाषा को अंडरलाइन करिएगा कि अगर आपको उलट के सवाल पूछे, सीधे न पूछ ले कि मैथिली में किस नाम से लिखते थे, वो ये केवल हटा दे मैथिली और पूछ ले कि मातृभाषा में किस नाम से लिखते थे, तो थोड़ा सा सवाल
मोड़ देगा वह अपनी मातृभाषा मैथिली में यात्री उपनाम से वह अपनी मातृभाषा मैथिली में यात्री उपनाम से और हिंदी में नागार्जुन नाम से लिखते थे। इसमें एक वही मातृभाषा शब्द खास है, बाकी तो लगभग आप सभी लोग जान रहे हैं, इसमें और कुछ खास नहीं है। अभी आगे हो सकता है मिल जाएगा, बंगला संस्कृत जो भी है कहीं नोट है, ये देखिए हमने आगे नोट किया है। नागार्जुन यात्री नाम से मैथिली और बंगला दोनों में लिखते थे। ये में सेकंड 99 आगे आ रहा है। चलिए अगला लिखिए, वैद्यनाथ मिश्र ने, अर्थात मतलब नागार्जुन ने, जान नहीं रहे, वैद्यनाथ मिश्र ने सन 1936 में बौद्ध धर्म की दीक्षा प्राप्त करने के बाद अपना नाम नागार्जुन रख लिया। अगला पॉइंट, नागार्जुन की खड़ी बोली की प्रथम कविता राम के प्रति का प्रकाशन सन 1934 में विश्वबंधु साप्ताहिक, ब्रैकेट में लाहौर लिख दीजिए, मतलब ये विश्वबंधु लाहौर से छपता था, विश्वबंधु साप्ताहिक में हुआ था। अगला, नागार्जुन ने मासिक पत्र दीपक ब्रैकेट में पंजाब और साप्ताहिक विश्वबंधु का संपादन किया था। लाहौर तो हम बोले ही नहीं यार। नागार्जुन ने मासिक पत्र दीपक ब्रैकेट में पंजाब और साप्ताहिक विश्वबंधु का संपादन किया था। चूंकि ऊपर हम लिख चुके हैं विश्वबंधु कहाँ से था, लाहौर से, नीचे लिखने की जरूरत नहीं है। अगला, इनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर साहित्य क्षेत्र में निराला का और राजनीतिक क्षेत्र में राहुल साकित्यायन का प्रभाव है।
साहित्य क्षेत्र में निराला का और राजनीतिक क्षेत्र में राहुल सातत्यायन का प्रभाव है। अगला, अगला पॉइंट, नागार्जुन को प्रगतिवाद का निराला नागार्जुन को प्रगतिवाद का निराला स्टूल है तो और केदारनाथ अग्रवाल को पंत कहा जाता है। और केदारनाथ अग्रवाल को नागार्जुन को प्रगतिवाद का निराला और केदारनाथ अग्रवाल को पंत कहा जाता है। अगला, नागार्जुन ने, ये वाला प्रश्न कहीं पूछा गया है, ओ जन मन के सजग चितेरे। नागार्जुन ने ओ जन मन के सजग चितेरे नामक कविता केदारनाथ अग्रवाल पर लिखी। नागार्जुन ने ओ जन मन के सजग चितेरे नामक कविता केदारनाथ अग्रवाल पर लिखी। अगला, नागार्जुन को जन कवि भी कहा जाता है। जन कवि। अगला, नागार्जुन ने यात्री नाम से मैथिली और बंगला दोनों भाषाओं में लिखा है। नागार्जुन ने यात्री उपनाम से मैथिली और बंगला दोनों भाषाओं में लिखा है। 2 पॉइंट और हैं, उसके बाद विद्वानों के कथन हैं। फिर नागार्जुन ने 4 भाषाओं में, अगला पॉइंट, नागार्जुन ने, वैसे तो भाषाएं 3 ही, लेकिन 4 भाषाओं में उस तरह से देखें तो हिंदी, मैथिली, बंगला और संस्कृत में रचना की है। वहाँ हम लोग लिखे भी थे रचना में। तो एक अपने आप में एक सवाल यही हो गया कि नागार्जुन ने किस में रचना नहीं की है। 4 ऑप्शन है उसके पास, हिंदी, संस्कृत, बंगला, मैथिली। नागार्जुन के पुत्र का नाम क्या था? उन्होंने किस नाम से जीवनी लिखी? बापू। बहुत। चलिए आगे लिखिए। नागार्जुन रचनावली के संपादक पुत्री थी। मुझे तो यार जो मैंने पढ़ा था वो पुत्र ही पढ़ा था। चलिए ये शोध का विषय नहीं है। नागार्जुन रचनावली के संपादक शोभाकांत हैं। नागार्जुन रचनावली के संपादक शोभाकांत हैं।
शोभाकांत, इसलिए पूछे कि जीवनी में आप आओगे तो शोभाकांत की बापू जी शायद है या बापू, हाँ जी है जी, तो बापू जी नाम से जीवनी भी लिखी है ना। अब लिखिए विद्वानों का कथन, यहाँ से डिग्री में सवाल आए हैं विद्वानों के कथन से। पहला कथन वही लिखवाता हूँ जो जीआईसी में आया था। लिखिए, नागार्जुन की जनवादी छवि, आप पेपर सॉल्व किए होंगे संभवतः 2009 वाले में आया है ये। नागार्जुन की जनवादी छवि सैनिक कवि का, नागार्जुन की जनवादी छवि सैनिक कवि का नक्शा लिए अवतरित होती है। नागार्जुन की जनवादी छवि सैनिक कवि का नक्शा लिए अवतरित होती है, डैश करके रामविलास शर्मा। जीआईसी पीजीटी शायद 2009 है, क्या है, लेकिन आया है ये सवाल। डॉक्टर रामविलास शर्मा। अगला कथन 4-5 विद्वानों का है। कबीर के बाद नागार्जुन से बड़ा दूसरा व्यंग्यकार नहीं पैदा हुआ। कबीर के बाद नागार्जुन से बड़ा दूसरा व्यंग्यकार नहीं पैदा हुआ, डॉक्टर नामवर सिंह। अगला कथन, नागार्जुन दलितों शोषितों के उद्धार के लिए, नागार्जुन दलितों शोषितों के उद्धार के लिए राजनीति करते हैं तो उनकी कविता भी उन्हीं को समर्पित है। नागार्जुन दलितों शोषितों के उद्धार के लिए राजनीति करते हैं तो उनकी कविता भी उन्हीं को समर्पित है, डैश करके विश्वनाथ त्रिपाठी। अगला पॉइंट, प्रतिहिंसा ही अस्थाई भाव है। ये हम लोग कविताओं में लिखे थे, इसको यहाँ अलग से लिखना है। प्रतिहिंसा ही अस्थाई भाव है, मतलब ये मार्क्सवाद का आप समझिए मूल उत्स है। उत्स का मतलब स्रोत, कि इनके लिए प्रतिहिंसा, अगर आप हिंसा करोगे तो प्रतिहिंसा ही अस्थाई भाव है। इसीलिए यहाँ पे जितना मार काट खून खराबे की बात होती, शायद हिंदी कविता के किसी आंदोलन में नहीं हुई होगी और ना इधर हुई है। इसका कारण ही यही है कि इनके दर्शन का आधार मार्क्स है, और मार्क्स कहता क्या है कि हमें साध्य से मतलब है, साधन से नहीं। उलट के गांधी जी कहते हैं कि हमको हमारा साध्य भी पवित्र होना चाहिए और जिस साधन से प्राप्त करें वो साधन भी पवित्र होना चाहिए। पवित्र साधन से पवित्र साध्य की प्राप्ति। लेकिन मार्क्स कहता है कि मुझे साध्य से मतलब है, साधन से बिल्कुल मतलब नहीं। ये अंतर है, इसलिए मारो काटो हिंसा की बात यहाँ होती है। ठीक, आगे लिखते हैं।
प्रतिहिंसा ही अस्थाई भाव है कविता नागार्जुन साहित्य का मैनिफेस्टो है। प्रतिहिंसा ही अस्थाई भाव है कविता नागार्जुन साहित्य का मैनिफेस्टो। आप इसको हिंदी में क्या कहेंगे? हाँ, तो डैश करके डॉक्टर बच्चन सिंह। अगला पॉइंट, नागार्जुन को आधुनिक कबीर भी कहते हैं। वैसे ये एनसीईआरटी की किताब में था और उस किताब के संपादक नामवर सिंह थे, तो नामवर सिंह का कथन भी कहा जा सकता है, क्योंकि उस किताब में जिस एनसीईआरटी किताब से हम पढ़े थे उसके संपादक नामवर जी थे। तो विद्वानों का नाम लिखने, अगर आपको विद्वान का नाम इसमें लिखना है तो नामवर सिंह को लिख सकते हैं। अगला पॉइंट, डॉक्टर बच्चन सिंह ने नागार्जुन को आधुनिक कबीर भी कहते हैं। अगला, डॉक्टर बच्चन सिंह ने इनको राहुल साकृत्यायन का, डॉक्टर बच्चन सिंह ने इनको राहुल साकृत्यायन का लघु संस्करण कहा है। जितने घुमक्कड़ वो थे उससे कुछ ही कम घुमक्कड़ ये थे। वो भी मार्क्सवादी, ये भी मार्क्सवादी, वो भी बौद्ध, ये भी बौद्ध। तो एक तरह से ये उनको जो है बच्चन सिंह ने कहा कि ये लघु संस्करण है, छोटे रूप हैं राहुल साकृत्यायन के। आखिरी कथन, अज्ञेय ने नागार्जुन को छोटी बात का कवि कहा है। अज्ञेय ने नागार्जुन को छोटी बात का कवि कहा है। वैसे भी हम लोग जितने गहराई में पढ़ते हैं ना, पेपर हमेशा ऊपर से 30% से आता है। जितना हम लोग घुस घुस के एक एक चीज़ निकालते हैं, जब आप पेपर देखिए तो खास करके माध्यमिक स्तर पे इतना हल्का आ जाता है कि उसे हल्का समझ के हम लोग लेते नहीं, उड़ जाता है। केवल हायर में ही हैं ऐसे कुछ कथन होते हैं कि जो हम लोगों को इस स्तर तक लाते हैं, वरना हम लोग बहुत मतलब गहराई से नीचे तक चल रहे हैं। उसके बाद बहुत कुछ बचता नहीं है। हाँ, फंसाने के लिए बहुत कुछ चीज़ें होती हैं। पंक्तियाँ, चलिए कुछ आपको नहीं मिलेंगी, दो चार कुछ पुरानी होंगी। शुरू करते हैं। घुन खाए सहतीरों से तो पर, घुन खाए सहतीरों पर की 12 खड़ी विधाता बाँचे। सहतीर का मतलब हमको लग रहा है यही श्याम पट रहा होगा। घुन खाए सहतीरों पर की 12 खड़ी विधाता बाँचे। यहाँ विधाता का मतलब ब्रह्मा नहीं, विधाता का मतलब टीचर है। फटी भीत है, फटी भीत है, छत चूती है। ये बड़ा अच्छा चित्रण कर रहे हैं अपने स्कूल का। फटी भीत है, छत चूती है, आले पर बिस्तुइया नाचे। पूरी पंक्ति हम फिर से पढ़ दें। घुन खाए सहतीरों पर की 12 खड़ी
विधाता बाँचे, फटी भीत है, छत चूती है, आले पर बिस्तुइया नाचे। उसकी अगली मतलब लिखना नहीं है, इतना बहुत है। इसके आगे केवल जो लिखना है वो लिखना है प्रेत का बयान युगधारा। जो खास चीज़ है, खास चीज़ ये है कि ये युगधारा से है और वो कविता है प्रेत का बयान। इसकी अगली पंक्ति अगर आपको याद हो तो वही है कि बरसा कर बेबस बच्चों पर मिनट मिनट में 5 तमाचे, इसी तरह दुख हरण मास्टर गढ़ता है आदम के सांचे। तो मेरे हिसाब से उसमें एक काम की चीज़ हमारे ये हो सकती है कि वो मास्टर का नाम क्या था। भाई कुछ पूछ सकता है, तो मेरे हिसाब से वही एक काम की चीज़ बच रही है। तो जानते रहिए कि उस मास्टर का नामो बड़ा अच्छा था, दुख हरण, लेकिन देता दुख था। अगली लाइन बड़ी सटीक लाइन है। आप देखिए कि यही होता है कभी, अंदर बाहर धींगा मुश्ती, अंदर बाहर धींगा मुश्ती, परमारथ में भारी चुस्ती। चुस्ती नहीं, सुस्ती हो, नहीं गड़बड़ा जाएगा। अंदर बाहर धींगा मुश्ती, परमारथ में भारी सुस्ती। राजनीति पर इसे फिट करिए और देखिए, स्वार्थ में तो बेहद चुस्ती, मतलब अपना काम हो तो बहुत तेज। अंदर बाहर धींगा मुश्ती, परमारथ में भारी सुस्ती, स्वार्थ में तो बेहद चुस्ती, एक दूसरे की नस काटे। और आखिरी लाइन सबसे मज़ेदार लाइन है। मज़ेदार भी है, जितनी मज़ेदार है उतनी सत्य भी है। हाँ, तीसरी लाइन इसी की, स्वार्थ में तो बेहद चुस्ती, एक दूसरे की नस काटे। तीसरी लाइन, अंग्रेजी की धक्का पेल है, हिंदी उर्दू खत्म खेल है। हिंदी और उर्दू वाले लड़ते रहो और आपका स्थान बहुत आराम से अंग्रेजी काट के ले रही है, आप लड़ते रहिए। अंग्रेजी की धक्का पेल है, हिंदी उर्दू खत्म खेल है। डैश करके लिखिए, इस गुब्बारे की छाया में। मतलब ये तीसरी वाली एक लाइन मतलब ज़्यादा खास है। वैसे तो तीनों बढ़िया लाइन है। अब मुझे नहीं लग रहा कि आपको इसे याद करने की ज़रूरत पड़ेगी, याद हो जाएगी। अगली लाइन लिखिए, कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। कई दिनों तक काली कुतिया सोई उसके पास। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त। चौथी लाइन इसकी है, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त। आखिरी लाइन है, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। डैश करके अकाल और उसके बाद। देखिए ये लाइन अलग प्रश्न हो गया, लेकिन अकाल और उसके बाद अलग प्रश्न हो गया।
आगे चले। अगली लाइन जो लिखवा रहा हूं नेट में आई है। लिखिए पैदा हुआ मैं। पैदा हुआ मैं, आबलिक कर लीजिए, दीनहीन अपठित। पैदा हुआ मैं दीनहीन अपठित कृषक कुल में। अगली लाइन है इसी की लाइन है अभी। आ रहा हूं पीता, आ रहा हूं पीता अभाव का आसव ठेठ बचपन से। आ रहा हूं पीता अभाव का आसव ठेठ बचपन से। अब वो लाइन आ रही है जो नेट में पूछी गई है। कभी मैं रूपक हूं दबी हुई दूब का। हाँ, इसी की है, यही लाइन आई थी जो अब लिख रहे हो। कभी मैं रूपक हूं दबी हुई दूब का। आगे इसी में पूरा कर दीजिए। हरा हुआ नहीं कि चरने को दौड़ते हैं। कभी मैं रूपक हूं दबी हुई दूब का, हरा हुआ नहीं कि चरने को दौड़ते हैं। आसव का मतलब रस होगा, रस नहीं, मदिरा ना कहिए इसे। आसव का मतलब उस चीज का रस, बचपन से, ठीक, उसके लिए कुछ आगे पीछे और शब्द जुड़ जाएगा तब उसका अर्थ मदिरा हो जाएगा। ठीक, ये सवाल आ चुका है। मतलब यही लाइन आई है, कभी मैं रूपक हूं दबी हुई दूब का। अगर आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, अब पता नहीं आप लोग सॉल्व करते हैं कि नहीं करते हैं, मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने जब सॉल्व किया था तब से लेके आज तक याद है कि ये लाइन आई है। अगली लाइन लिखिए। ये नहीं मिली, जहां मिली है वहां लिखवा देंगे। जनगण मन अधिनायक जय हो। देखिए कवि कैसा लिखता है, जनगण मन अधिनायक जय हो, प्रजा विचित्र तुम्हारी है। अच्छा, ये डिग्री कॉलेज में आई थी, दूसरी लाइन है नेट में आई थी। जनगण मन अधिनायक जय हो, प्रजा विचित्र तुम्हारी है। इसी की लाइन है, भूख भूख चिल्लाने वाली, भूख भूख चिल्लाने वाली अशुभ अमंगलकारी है। नेक्स्ट लाइन, जन जन में जो ऊष्मा भर दे। नहीं, नेक्स्ट अलग, अगला अलग है ये। जन जन में जो ऊष्मा भर दे, मैं उद्गाता हूँ रवि का। जन जन में जो ऊष्मा भर दे, मैं उद्गाता हूँ रवि का, डैश करके प्रतिहिंसा ही अस्थाई भाव है। इसी कविता का ये पंक्तियां हैं। ये मतलब ये डैश करके ये प्रतिहिंसा ही अस्थाई भाव है कविता की ही पंक्ति ये है। जन जन में मैं ऊष्मा भर दूं जो उद्गाता है रवि का। अगली लाइन नेट में आई है, वह पत्ते जोड़ रहे हैं तुम सपने जोड़ रहे हो।
वह पत्ते जोड़ रहे हैं। तुम सपने जोड़ रहे हो। वह लोहा पीट रहे हैं। तुम मन, हाँ उसी की लाइन है। वह लोहा पीट रहे हैं, तुम मन को पीट रहे हो। तुम मन को पीट रहे हो। अगली लाइन में इंदु का नाम है तो इंदु अपने नाम पे न लिखिएगा। आगे लिखिए, सच को मार, नई लाइन है, नई लाइन नई। और यहाँ इंदु का मतलब इंदिरा गांधी जी से है, उनके ऊपर व्यंग किया गया है ये। सच को मार गया लकवा। अगली लाइन है, सच को मार गया लकवा। इंदु जी, मतलब यहाँ तक एक वो है, कामा लगाना है। सच को मार गया लकवा इंदु जी। फिर लिखिए, इंदु जी क्या हुआ आपको। इंदु जी क्या हुआ आपको, सत्ता के नशे में भूल गई बाप को। सच को मार गया लकवा इंदु जी। इंदु जी क्या हुआ आपको, सत्ता के नशे में भूल गई बाप को। यहाँ ये इंदिरा गांधी पे व्यंग है। और आप ये भी जानिए कि इंदिरा गांधी को वैश्या, रखैल ये सब कहने के बाद भी भारत भारती पुरस्कार उन्हीं के हाथ से लेते हैं। मतलब वैचारिक वो, यही एक देखा जाए कि वैचारिक मतभेद एक जगह, लेकिन सामाजिक सौहार्द एक जगह। आपने देखा होगा कि शुक्ल जी और द्विवेदी जी विचारों में कितने कट्टर विरोधी हैं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि हजारी प्रसाद के सबसे योग्य शिष्यों में से एक नामवर सिंह ने ही रामचंद्र शुक्ल समग्र का संपादन किया है। रामचंद्र शुक्ल ने ही चिंतामणि भाग 3 का संपादन किया है। हजारी प्रसाद ने खुद लिखा है कि शुक्ल जी के जीवन काल में ना उनसे बड़ा कोई आलोचक था और ना अब। ये उसकी भूमिका में, मतलब हिंदी साहित्य की भूमिका में उन्होंने लिखा है। उसी में लिखा है उन्होंने कि नया लेखक उनसे घबराता है, पुराना सिर हिलाता है, पंडित ये करता है। ना उनसे बड़ा लेखक उनके जीवन काल में था और ना। तो वैचारिक मतभेद एक जगह, सामाजिक सौहार्द एक जगह। सब मतलब अनिश्चितता शब्द पे दोनों एक दूसरे को खूब विरोध करते हैं, लेकिन लिखते हैं कि अच्छी हिंदी बस एक व्यक्ति लिखता है, वो है बालमुकुंद। तो ये इसे कहते हैं अनेकता में एकता। इसे नहीं कि तुम दूसरे पार्टी के हो तो देशद्रोही पाकिस्तानी हो गए। मतभेद था, मनभेद नहीं। तो वही चीज़ यहाँ पे कहना था कि इंदिरा गांधी की इतनी आलोचना करने के बाद भी भारत भारती पुरस्कार वो स्वयं इंदिरा गांधी जी के हाथ से लेते हैं। 2 पंक्तियाँ और हैं, देखिए। ये मार्क्सवादी थे, लेकिन गांधी जी के ऊपर देखिए, गांधी जी की मृत्यु पे कितनी मार्मिक पंक्तियाँ इन्होंने लिखी है। आगे लिखिए, गांधी जी के मृत्यु पे है, व्यक्ति व्यक्ति के मंदिर में व्यक्ति व्यक्ति के मंदिर में विद्यमान हो। पहली पंक्ति हो गई। निविड़, निविड़ का मतलब घोंसला होता है, घोंसला, घर, निविड़। निविड़ तिमिर में देव तुम्ही, निविड़ तिमिर में
देव तुम ही, देखिए उनको देव, उनके लिए देव शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। मार्क्सवादी हैं, आप ध्यान दीजिए कि ये मार्क्सवादी हैं। निविड़ तिमिर में देव तुम ही जाजल्यमान हो। निविड़ तिमिर में देव तुम ही जाज्वल्यमान हो। डैश करके लिखिए गांधी जी की मृत्यु पर। आखिरी लाइन लिखिए, हर लाइन इनकी अपने आप में खास होती है। लिखिए, कागज़ की आज़ादी मिलती ले लो दो दो आने में। कागज़ की आज़ादी मिलती ले लो दो दो आने में। इतनी पंक्तियां हमने नोट की थी। इसके बाद आपके हवाले, आप भी इसमें कुछ घटा बढ़ा सकते हैं, जोड़ सकते हैं। अगले कवि हैं हमारे केदारनाथ अग्रवाल। वो 1911 से 2000 कमासिन बांदा। देखिए बांदा में बड़ा अच्छा, मतलब बड़े मशहूर लोग हुए हैं। तुलसीदास, बोधा, केदारनाथ अग्रवाल, पद्माकर, ये 4 नाम जो है बांदा से जुड़ते हैं। 1911 से 2000 कमासिन बांदा। केवल एक यहाँ और चीज लिखना है, उपनाम बालेंदु, ब्रैकेट में ब्रज भाषा में। अभी आगे लिखवाएंगे कि बालमोहन नाम से भवानी प्रसाद मिश्र और बालेंदु नाम से, ये दोनों लोग को मिला के लिखवा देते हैं। रचनाएं शुरू हो जाइए। 22 रचनाएं हैं, ज़्यादा नहीं हैं। जब हम पहले से ही ज़्यादा मान लेते हैं तब वो ज़्यादा लगती हैं। हम पहले से ही तैयार रहें, 22 हो या 42 हो, याद कर लेंगे। वैसे भी रहीमदास ने कहा है ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन से ना मानिए कि ज़्यादा है। आप सोचिए कि आज के 10 साल बाद जो हिंदी पढ़ेगा उसको 1000 रचना नई और पढ़नी होगी। आप उसके बारे में भी सोचिए, तो पढ़ना पड़ेगा उसे। तो मामला केवल मन का है, 28 हो चाहे 30 हो। चलिए लिखिए, नंबर 1, युग की गंगा। डेट लिखेंगे 1947, प्रथम काव्य संग्रह। इसकी एक ही यही विशेषता है कि यह इनका पहला काव्य संग्रह। अभी लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, त्रिलोचन का, केदारनाथ अग्रवाल का और नागार्जुन का पहला काव्य संग्रह इकट्ठा कर देंगे। क्या? युग की गंगा इनका काव्य संग्रह है, युगधारा नागार्जुन का है। मामला फिसल न जाए। हाँ, चलिए आगे लिखिए। नींद के बादल 1947।
हाँ, जिसको कन्फ्यूजन हो वो जरूर लिख ले आगे युगधारा नागार्जुन। जैसे भाई हो, ये एक स्वाभाविक सी बात है, युग की गंगा और युग धारा, तो कन्फ्यूजन वाले आगे युग धारा नागार्जुन लिख लें ताकि उनको अपना कन्फ्यूजन दूर रहे। नींद के बादल 1947। अगली है लोक और आलोक 1957। लोक और आलोक। अगली है फूल नहीं रंग बोलते हैं। ये इनका सबसे चर्चित काव्य संग्रह रहा है। फूल नहीं रंग बोलते हैं, डैश करके लिखिए। 1965 प्रथम सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार इस पर मिला। अगला है आग का आईना 1970। आगे अगर कुछ मिलती जुलती रचना लिखना चाहते हो तो आग का दरिया कुर्तुल इन हैदर, मतलब आग का आईना इनका है, आग का दरिया कुर्तुल इन हैदर का है। वो पूछा भी गया है कई बार, कुर्तुल इन हैदर वाला। अगला है समय समय पर 1970। समय समय पर 1970। पंख और पतवार 1979। अब हम ऊपर लिख रहे हैं पंख और पतवार 1979। 79। अगली लिखिए हे मेरी तुम। उन्नीस सौ 81। आगे लिखिए अपने पत्नी के ऊपर लिखा है। कितने नंबर पूछिए? 6, 7, 8। मार प्यार की थापें मतलब कुछ मामले में ये द्विवेदी युगीन नैतिकता को बांध देता है। जैसे द्विवेदी युग में था कि श्रृंगार का चित्रण बहुत खुलकर नहीं हो सकता था, वैसे कुछ हद तक मतलब ऐसा नहीं था कि वो कोई है, लेकिन हमेशा क्रिया की प्रतिक्रिया होती ही है। एक बार भक्ति काल आया तो एक बार चरम श्रृंगार काल आ गया। तो मानव के जीवन में ही मतलब ये जीवन के ही गुण है कि अगर किसी भावों को आप दबा देंगे बहुत देर तक तो उसके बाद जब उसका विस्फोट होगा तो वो चरम विरोधी होगा। बहुत बड़े भक्त इतने ज़्यादा भक्त होंगे, अगर उनके अंदर विस्फोट होगा तो बहुत बड़े श्रृंगारिक होंगे फिर। तो इसीलिए मानव के जीवन में भावों का बैलेंस ऊपर नीचे। आपको गुस्सा नहीं आएगा तो आदमी आपको गधे की उपाधि दे देगा। गुस्सा भी आना जरूरी है। मतलब जो नवरस के अस्थाई भाव हैं वो मानव जीवन के एक अलग अलग हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। संपूर्ण को मिला के मानव बनता है, एक हिस्से से कोई मानव नहीं बन सकता। हम कह तो रहे हैं कि बहुत उदार रहिए तो आपको समाज गधा कहेगा। आप समझिए। आगे लिखते हैं मार प्यार की थापें
1981 गुल मेहंदी अगली है 10 नंबर पे। गुल मेहंदी ये उसको ऊपर जाना था, यही एक रचना गड़बड़ हुई, 78 में है ये। अठारह सौ नहीं जाएगी भाई त्रिपाठी। आगे लिखिए बम्बई का रक्त स्नान। तन से ही यहाँ हो कि मन से भी? नहीं, दोनों से तो नहीं लग रहा है, दोनों से होते तो 1800 में न चलते। 1981 कहे केदार खरी खरी। कहे केदार खरी खरी 83। अब आती है इनकी कमाल वाली अपूर्व। ना, हम तब तक इसे अपूर्वा नहीं लिखेंगे जब तक देखेंगे नहीं। आगे लिखिए 1984 इस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ऐसे मान नहीं सकते हम ना, इसलिए कि आपको ये लग रहा होगा कि हम बता दें कि किस रचना कहाँ से खोज लाए, तो हम कहीं दूर नहीं गए। 9th वाली किताब उठाइए, केदारनाथ अग्रवाल जहाँ पाठ दिया है वहाँ सारी रचनाएं डेट वाइज दी गई हैं। लंबी लंबी इतिहास खोजने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए, क्योंकि नहीं, जितना व्यवस्थित अनिल उसमें मिल जाएगा आपको सीरियल से, उतना किसी इतिहास में नहीं मिला। नहीं, चलिए उसको देख लिया जाएगा, लेकिन ये जितना नोट किया है मैंने, ये सब 9th या 10th मुझे नहीं याद आ रहा है, इसी दोनों में से किसी एक कोई किताब थी। अरे 84 तो लो, अच्छा 48 हो गया। अपूर्व 1984 इस पर लिखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। हाँ, एक चीज़ और लिखिए, पूर्वा ये अज्ञेय की है। यहाँ 2 चीज़ आप लिखिए, एक पूर्वा लिखिए अज्ञेय की, दूसरा लिखिए अकाल में सारस पर केदारनाथ सिंह को। दोनों के एक साथ रखो, केदारनाथ सिंह और केदारनाथ अग्रवाल को। समझ गए? जैसे अपूर्व पे केदारनाथ अग्रवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, ये पहला पॉइंट हुआ। अपूर्व इनकी है और पूर्वा अज्ञेय की है, एक सवाल हो गया। अब यहीं पे एक ये भी जोड़ के रखिए कि अकाल में सारस पर साहित्य, मतलब अकाल में सारस डैश करके केदारनाथ सिंह, तो अकाल में सारस पर केदारनाथ सिंह को मिला है, क्योंकि कई बार केदारनाथ अग्रवाल केदारनाथ सिंह दोनों कंफ्यूज करते हैं। अगली लिखिए बोले बोल अबोल। बोले बोल अबोल 85। जो शिलाएं तोड़ते हैं, जो शिलाएं तोड़ते हैं 85।
अगली लिखिए आत्मगंध 86। अगली लिखिए जमुन जल तुम। जमुन जल तुम, इसको बताएंगे, कहीं पूछी गई थी। तुक्का ना लगाओ रामानंद, हमारे पास तुक्का वाला सवाल नहीं है, ये जीआईसी में पूछी गई रचना है। अब ये चाहे जीआईसी पीजीटी में हो चाहे जीआईसी डिग्री कॉलेज में हो, लेकिन ये है जीआईसी की ही रचना पूछी गई। मुझे इतना याद है क्योंकि 2014 के बाद इधर एक आध दो पेपर छोड़ के बीच के जितने पेपर मैंने दिए हैं उसमें से रेयरेस्ट केस होगा कि कोई प्रश्न अगर सामने आ जाए तो छूट जाए कि ये नहीं पूछा गया था, या पेपर सॉल्व करते समय। जमुन जल वहाँ पे आई थी। अगली लिखिए अनिहारी हरियाली, ये 87 में थी। जमुन जल 87, इसका मतलब पेपर आप लोग सॉल्व नहीं कर रहे हैं। अनिहारी हरियाली, आप लोगों को सेना वाली व्यवस्था होनी चाहिए कि जिस मकान में रहो उसका वार्डन मुझे होना चाहिए, और इधर उधर आदमी मिले तो या तो सोटा नहीं तो बाहर। हैं नहीं सर, वो है नहीं ना, नहीं तो मेरे दिमाग में ही ये चल रहा था कुछ सुपर 30 टाइप के ऐसे बच्चों को इंटर से पकड़ लीजिए, उसके बाद जो है 3-4 साल एमए तक आप उनको केवल इतना मेहनत करके पढ़ा दीजिए कि वो कहीं नहीं रुक सकते, वो केवल उनका 3 साल आप पकड़ के उनको अच्छे से मांझ दीजिए। वो वही एज होती है जोश खरोश की, बढ़ने की, उस समय उनसे जितना चाहिए आप उतना निकाल लीजिए। लखनऊ में एक ऐसी एकेडमी है, वो आर्मी में एंट्रेंस के पास कराने के लिए है, तो वो आर्मी का रिटायर्ड आदमी है, ऐसे करता है, अपने यहाँ बच्चों का एडमिशन लेता है। और हाँ कलसी है शायद, हमारे यहाँ के एक लोग हुए थे, तो वही वो लड़का बता रहा था भैया वहाँ क्या व्यवस्था थी। हमने कहा यार जब तक वो व्यवस्था न होती तुम सुधरते ना। हैं अनिहारी हरियाली, ये कितने में है? ये है 90 में। खुली आंखें खुली डैने, डैने का मतलब पंख होता है। पुष्पदीप, खुली आंखें खुली डैने 92 में है, पुष्पदीप 94 में। बसंत में प्रसन्न हुई पृथ्वी, बसंत में प्रसन्न हुई पृथ्वी 96। अंतिम काव्य संग्रह है चैत्या नया खेता, ये है 97 में। मतलब मृत्यु से 3 साल पहले तक ये
लिख रहे थे। मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि जैसे मान लीजिए ज़्यादातर लोग माध्यमिक को टारगेट करते हैं, ठीक, और माध्यमिक के ही किताब में ये सब कुछ दिया हुआ है। पेपर बनाने वाला कुछ न करे, केवल माध्यमिक की किताब लेके बैठ जाए, 15-20 सवाल उसी में से डाल दे और आप इतिहास की किताबों में खोजते रहिए। कुछ पंक्तियां तो ऐसी आपको हाई स्कूल इंटर की किताबों में मिलेंगी जो जल्दी से कहीं मिलेगी ही नहीं। तो इसलिए जब आप अपना टारगेट माध्यमिक बनाइए तो 9th से लेकर 12th तक की किताबें एक बार नहीं, कम से कम 2, 3, 4 बार देख लीजिए। आप देखेंगे कई बार रस छंद के उदाहरण सीधे उन्हीं किताबों से उठा के रखे जाते हैं जो पीछे दिया रहता है 4-6 पेज का। शब्द रूप, धातु रूप वहाँ से मिल जाता है। तो आपको मतलब जैसे भूख होनी चाहिए कि इसको भी पढ़ लेते तो कुछ और चीज़ निकल आती, उसको भी अगर थोड़ा सा देख लेते। और ख़ास करके जो जिस भाई, जब आप माध्यमिक के ही टीचर बन रहे हो या जैसे हायर में पढ़ रहे हो, अब हायर के लिए आप पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि पेपर बनाएगा तो कोई प्रोफेसर, और प्रोफेसर बनाएगा तो सिलेबस। तो आपको अपने आप नेट पे जितना जो है अलीगढ़ विश्वविद्यालय का, लखनऊ का, JNU का, BHU का, गोरखपुर का, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का सारा सिलेबस देख लो। आप सिलेबस देख लो ना, और सिलेबस में रखी रचनाओं को देख लो और इनके सिलेबस को देख लो, दोनों को मैच कराओ, कहाँ कहाँ मिसमैच हो रहा है, कहाँ कहाँ मैच कर रहा है। हम आपसे बताएं कि दलित साहित्य पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सिलेबस से हमको ठाकुर की कुआं ऐसी कविता जो है, आपने शायद न पढ़ा हो, ठाकुर की कुआं कविता हम पूछ रहे हैं, प्रेमचंद, हम कविता बता रहे हैं। ध्यान दीजिए, ठाकुर की कुआं कविता भी बहुत मशहूर कविता है ओम प्रकाश वाल्मीकि की, और ये और कहीं नहीं मिली। उसी MA के सिलेबस में हमको कम से कम ऐसे 10 रचनाएं मिली जो केवल उसी सिलेबस में दी गई थी। मतलब वो सिलेबस ना पढ़ते हम तो हम उन रचनाओं को जानते ही ना। त्रिपाठी, मुझे याद है 37 पेज का सिलेबस निकलवाए थे हम यूनिवर्सिटी का, पूरा 37 पेज का था BA MA का मिला के। तो वही चीज़ है कि जब आप हायर के लिए पढ़ रहे हो तो अपने को समेटिए ना, अपने को थोड़ा सा विस्तार करिए। अब उसी समय या इस समय देख लीजिए कि कौन कौन से नाटक वहाँ हैं और इनके सिलेबस में मैच कर रहे हैं। नहीं, वैसे गोरखपुर को जरूर देखिएगा, पूरा गोरखपुर यूपी देख रहा है तो काहे ना उसको रख देगा। हमसे एक बच्चे ने पूछा कि वो आया था गुरु गोरखनाथ पे सवाल MA में, तो हमने कहा अपने आदित्यनाथ भी गुरु गोरखनाथ परंपरा में है, लिख डालो इन्हीं वाले में, पूरा ये गोरखनाथ के शिष्य ही हैं, उसी परंपरा में है भाई ये। तो चलिए प्रसिद्ध कविताएं, 5 कविताएं हैं, इनकी लिख लेते हैं। ज़्यादा मैटर नहीं है, परेशान ना हो। बसंती हवा, चंद्र गहना से लौटती बेर, 3 चीज़ें अभी इसके आगे लिखना है। फूल नहीं रंग बोलते हैं, मतलब ये तीनों कविताएं किस संग्रह से हैं? हाँ, अभी 3 कविता लिखिए। पहले बसंती हवा हो गई, चंद्र गहना से लौटती बेर, और तीसरी कविता है बेर बेर। मतलब ये कहते नहीं कि लौटते बेर, ये तद्भव शब्द है, ये खाने वाली बेर नहीं है, हाँ लौटने वाली है। समय, ना बजाओ बंसी मेरा मन, ना बजाओ बंसी मेरा मन डोलता है। डैश करके लिखना, ये तीनों कविताएं फूल नहीं रंग बोलते से हैं। GIC में यही सवाल आया था कि ये दोनों ऊपर की 2 कविताएं उनके किस संग्रह में संकलित हैं। अगर आपने पेपर सॉल्व किया होगा तो मिला होगा आपको।
ये तीनों कविताएं फूल नहीं रंग बोलते हैं संग्रह में संकलित हैं। और जीआईसी में ये सवाल आया था कि बसंती हवा और चंद्रगहना से लौटती बेर इनकी प्रसिद्ध कविताएं किस संग्रह में संकलित हैं, यही सवाल आया था। उसी में अगले क्रम में लिखिए मजदूर का जन्म। मजदूर का जन्म। अगली कविता लिखिए बंगाल का अकाल। इसमें से ऊपर वाली 3 कविताएं और उसका संग्रह आप याद रखिए, वो सबसे ज़्यादा जरूरी हैं। और अभी जो है इनकी बसंती हवा वाली लाइन भी लिखना है। तो अब हेडिंग डालते हैं अन्य तथ्य, ज़्यादा नहीं है, एक वो तथ्य लिखा दें जो कई दिन से आपको बता रहे थे कि अलंकार का छंद उतार चुकी है, पायल उतार चुकी है। तो पहले उसी पायल और छंद से ही शुरू करते हैं, वो बड़ी महत्वपूर्ण पंक्ति है। लिखिए अब हिंदी कविता ना रस की प्यासी है। बहुत महत्वपूर्ण कथन है ये। अब हिंदी कविता ना रस की प्यासी है, ना अलंकार की इच्छुक है। ना संगीत के तुकांत की भूखी है। अब हिंदी कविता न रस की प्यासी है, ना अलंकार की इच्छुक है, ना संगीत के तुकांत की भूखी है, डैश करके युग की गंगा। अब अगला पॉइंट लिखिए केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल आरंभ में ब्रज भाषा में, केदारनाथ अग्रवाल आरंभ में ब्रज भाषा में बालेंदु उपनाम से लिखते थे। वहाँ आपने लिखा था बालेंदु उपनाम ना, तो उससे ज़्यादा जरूरी ये जानना है कि ये ब्रज भाषा में बालेंदु उपनाम से लिखते थे, बस। अगला पॉइंट, केदार जी को केन का कवि कहा जाता है। केन एक नदी है, हाँ। केदार जी को केन का कवि कहा जाता है। अगला वहाँ लिखे थे, यहाँ भी लिख लीजिए, केदार जी को प्रगतिशील धारा का पंथ कहा जाता है। केदार जी को प्रगतिशील धारा का पंथ कहा जाता है। अगला पॉइंट, केदार जी ने अज्ञेय जी के तार सप्तक में सम्मिलित होने से इनकार कर दिया था। इनको भी ऑफर किया गया था कि आप तार सप्तक में शामिल हो जाइए, लेकिन इन्होंने इनकार कर दिया था। केदार जी ने अज्ञेय जी के तार सप्तक में सम्मिलित होने से इनकार कर दिया था। अंतिम पॉइंट है, और ये एक कथन भी है इनके ऊपर, रामविलास शर्मा का, वही
केवल एक ही कथन मिला था, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख लीजिए, केदार की चेतना मूलतः किसान की चेतना है। डॉक्टर रामविलास शर्मा। पंक्तियाँ, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13। पहले क्या हुआ? नहीं कुछ कष्ट है, दुख? धैर्य रखिए, हैं धैर्य रखिए। ये सोच लीजिए कि अगले आदमी की भी कुछ ज़रूरतें और परेशान